ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन आगरा मंडल के तत्वाधान में आयोजित ये आपकी क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अध्यक्ष जी, ऑल इंडिया के अध्यक्ष आर.एस. रेड्डी साहब, आपके बहुत ही एनर्जेटिक और विद्वान आजन्म राष्ट्रीय महामंत्री यूएस झा उर्फ बाबा जी, श्री धर्मवीर सिंह, श्री आर.एस. बुंदेला, राजेश मिश्रा जी, एस.के. शुक्ला साहब, ओम प्रकाश जी, अली अब्बास साहब, आर.के. तोमर साहब, और बड़े पद आपने महिलाओं को नहीं दिए जो होने चाहिए, फिर भी मैडम तोमर, मैडम यादव, सुखविंदर जी, सभी आरपीएफ के एसोसिएशन के पदाधिकारी और बाकी सदस्यगण, पत्रकार साथी, कई मंडल के लोग यहाँ पर हैं। इस शहर के निवासी होने के कारण मैं अपनी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज ज्ञानवर्धन हुआ। सबसे पहले तो उस अधिवेशन के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपने एसोसिएशन में एक संशोधन करके झा साहब को आजन्म राष्ट्रीय महामंत्री चुना। एकदम सुपात्र व्यक्ति को आपने ये पद दिया। ऐसे ही कोई नहीं दे देता है। हम अपने गांव का आजन्म प्रधान किसी को निर्विरोध चुनने को तैयार नहीं हैं। इवन घर का मुखिया नहीं चुनने को तैयार है। चाबियां बदलती रहती हैं। शासन का अध्यक्ष 1 साल के अलावा हमें बर्दाश्त नहीं होता है। हम 5 साल के लिए आते हैं हम लोग, लेकिन बीच में चुनाव हो जाए तो वो साल भर बाद ही वापस हो जाए। एक व्यक्ति उधर से कार से उतरा, लगा पंडाल में रोशनी हो गई, और इतनी एनर्जेटिक, उसका नाम है झा साहब। मुझे लगता है कि एड़ियों पे चलते ही नहीं है, पंजों पे ही चलते हैं। आज मैं मुतमईन हूं कि आरपीएफ एसोसिएशन सुरक्षित हाथों में। रेड्डी साहब को मैंने देखा है, सुना नहीं है, इसलिए धारणा नहीं बना सकता, और जिसको जानता नहीं उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होता। मुझसे रेलवे बजट के बारे में अभी पूछा, मैं सुबह से टीवी नहीं देख पाया हूँ 1 सेकंड के लिए भी, इसलिए मैंने कहा कि मैंने रेल बजट पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, सुना नहीं है, नो कमेंट। कह सकता था ये गरीबों के समर्थन में है, यात्रियों के लिए ठीक है, रेलगाड़ी के लिए ठीक है, कोयले के लिए ठीक है, एनर्जेटिक है, बड़ा विजन है आदि कह सकता था। यही कहा जाता है। विपक्ष में हो तो कह दो किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, ठीक है ना, बजट व्यापारी विरोधी है, या रेल में कह सकते हो कि यात्री विरोधी है, फोर्स के विरोधी है, ये व्यापारियों के विरोधी है, और समर्थन में हो तो सब ठीक कह दो। ये ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन का फर्क है। लेकिन मैंने उनको मना किया कि मैं घिसे पिटे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। शाम को आप मेरी बाइट लीजिएगा जब मैं रेल बजट का अध्ययन कर लूं। उसके बाद आरपीएफ की पूरी हिस्ट्री जानने का मौका मिला। पहले क्या नाम था इसका? वॉचर्स एंड वॉच। लेकिन एक अंतर बचपन से मैंने देखा, कुछ आज अच्छा भी लगा पीछे लड़कियों को देख के। मैंने आपको सूती हाफ पैंट में देखा है, सूती खाकी हाफ पैंट में देखा, इसके बाद खाकी फुल पैंट में देखा, इसके बाद टेरिकॉट में देखा। बल्कि मोदी की पुलिस आपसे अच्छी थी। वो लाल इमली के कपड़े पहनती थी, और रेलवे की पुलिस उससे खराब यूनिफॉर्म पहनती थी।
फिर आपके हाथ में मस्कट देखी मैंने, और मस्कट के बाद 303 देखी, और आज हमारी लड़कियां पीछे AK-47 या AK-56 या 9mm जो भी है उसको लेके बैठी। RPF में प्रोग्रेस तो हुई है, ये बहुत सुसज्जित बल है, सशस्त्र बल है, लेकिन CRPF, BSF, ITBP की वर्किंग और आप में फर्क है। आप केंद्रित हैं केवल रेलवे प्रॉपर्टी से संबंधित। आपके एब्रीविएशन में भी ये लिखा है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। बिल्कुल शब्दों से ही पता चल जाता है कि आपका काम क्या है। क्या कोई भी प्रोटेक्शन बिना पावर के हो सकता है? केवल चोर को पकड़ना है या चोर की मां को पकड़ना है? और क्या वो था अमेंडमेंट की पहले कि जब आप चोरी किए हुए माल के साथ, पजेशन के साथ जब आप पकड़ेंगे, देन दिस इज द केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सशस्त्र बल बाकी और आप में फर्क है। आपको कभी कश्मीर में मुठभेड़ के समय भेजा गया क्या? इलेक्शन ज्यादा आपने कराए होंगे, मैक्सिमम कराया होगा देश में। जब आप रेल छोड़ के गए होंगे तो आपने चुनाव कराया होगा। बाकी बड़े उपद्रवों में आपको नहीं भेजा जाता, जरूरत ही नहीं है। रेल अपने आप में बहुत बड़ा एक विभाग है, और देश बहुत बड़ा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक, और बड़ी आप पर जिम्मेदारी है। सुसज्जित हो गए हो, टेरिकॉट में आ गए हैं, सारी बातें आ गई हैं, लेकिन पावर नहीं है। और आपकी सिस्टर कंसर्न तो नहीं कह सकते, लेकिन GRP, वन से चोर ऑलवेज चोर। अगर आपने अपने DG RPF को कहा था कि ये चोर है, देन CBI पे बैठाया गया, तो मैं हमेशा कहूंगा वन से चोर ऑलवेज चोर, वन से ऑनेस्ट ऑलवेज ऑनेस्ट। जीवन के 59वें साल में जब आप 60 साल में रिटायर्ड होने जा रहे हैं, आपकी बेईमानी की नस कभी ईमानदारी में जुड़ नहीं सकती, और जिंदगी भर इश्क में डूबे रहे मामू, अब आखिरी समय क्या खाक मुसलमान होंगे। तो 59वें साल में आप बेईमान भी नहीं हो सकते। सबसे संवेदनशील जो मामला है, जब हम घर छोड़ते हैं, हम बहुत कमजोर हो गए, हम रेल में बैठ गए। जब तक हम अपने गांव में हम बहुत मजबूत हैं, हम अपने मोहल्ले में हम बहुत मजबूत हैं, हम ट्रेन में बैठ गए, अब हम आपके हाथ में हमारी लाइफ है, प्रॉपर्टी है। जिम्मेदारी किसकी? जिसको जिले पुलिस में असक्षम माना गया, या एक चिट्ठी आती है कि कुछ कांस्टेबल्स की जरूरत है GRP के लिए, सब इंस्पेक्टर्स की, डिप्टी SP की, नाम भेजिए। जिले का कप्तान बुकरात लोगों को, पुलिस की भाषा में उसको बुकरात कहते हैं, ऐसे लोगों को भेज देता है। तो सोचिएगा कि एक फोर्स जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जैसा आपने बताया कि 3 करोड़ लोग हमेशा रेल में रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी बॉडी का प्रोटेक्शन उस पर है। जो गैर जिम्मेदाराना अपनी पुलिस विभाग में गैर जिम्मेदार लोग थे, उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। यह विरोधाभास मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जैसे जिले पुलिस में कोई कंट्रोवर्शियल मर्डर होता है या केस होता है तो कहते हैं SIS में ट्रांसफर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेक्शन। और SIS में किनकी पोस्टिंग होगी? जिनको चार्ज नहीं देना है, जिनको थानाध्यक्ष नहीं रखना है, जिनको चौकी इंचार्ज नहीं रखना है, उनको DCRS में, SIS में, LIU में, कोऑपरेटिव सेल में, और कोऑपरेटिव के अरबों के घोटाले का वो इन्वेस्टिगेशन करेगा जो जिले में रहने लायक नहीं है। अब
एक्ट पास हो गया है और मुझे अच्छा लगा। मैं पहले तो बड़ा कंफ्यूजन में था कि कहीं आरपीएफ ऑफिसर्स की वाइफ्स का वेलफेयर एसोसिएशन तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि आरपीएफ अगर सशस्त्र बल है तो एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, पुलिस है तो भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए प्रचलन के अनुसार। लेकिन विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको होनी चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी होना चाहिए, स्टेट पुलिस को भी होनी चाहिए। मैं निजी तौर से यूनियन के पक्ष में हूं, मैं निजी तौर से, और ये आपकी तो ढीली ढाली एसोसिएशन है, ये यूनियन और उसके बीच की एक कुछ ढीला ढाला है। हम तो राजद्रोह की परिभाषा में तो नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। और इतनी चिंता करता तो आते ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत क्लियर नहीं है। बहुत क्लियर होती तो सस्पेंड नहीं होते कई बार। तो ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और होने चाहिए नहीं होने चाहिए के बीच की एक एसोसिएशन है जो बीच बीच में सस्पेंड भी होती रही, लेकिन उनके चरणों में प्रणाम जो इसको बहाल कराते रहे। मैं अटल जी की सांसद बघेल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सांसद बघेल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं चार साहब से केवल ये कहा था, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूं। या आपने कभी बुलाया नहीं? जब आपका एक्ट अमेंडमेंट हो रहा था मैं एमपी था उस समय। मैं अटल जी की पहली सरकार में, दूसरी सरकार में, सरदार जी की पहली सरकार में, दूसरी में राज्यसभा में 4 बार रहा। यहाँ डीआरएम का शिलान्यास था, नीतीश जी आए थे, मैं एमपी था उन दिनों। अटल जी ने जैसा कहा कि मैं ही करूंगा, ये आपसे नहीं कहा अकेले। जब 2 एमपी थे तब उन्होंने कहा था कि अरब सागर के पश्चिम किनारे पर खड़े होकर ये कहने का साहस करता हूं कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अंधेरा छटा, सूरज निकला और 285 पंखड़ियों वाला कमल खिला है पूर्ण बहुमत की। मैं इस मंच का प्रयोग अपनी पार्टी के लिए नहीं करना चाहता, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा तो किया। रेल में कभी सुधार मेरी कलम से होगा, ये भी मैं आज कह रहा हूं, होगा मेरे में। और जिन्होंने आज बजट पेश किया केवल एक लाइन का फर्क है। मैं जब एमपी रहा तो सरकार नहीं बनी, मैं जब 4 बार सांसद रहा तो सरकार मैं जिस दिल में था उसमें नहीं बनी, और जब बनी तो बूथ कैप्चर से मैं हारा हूं। 385 बूथों पर 90-80% पोलिंग यहां कराई गई। देश में आज तक किसी के लिए 99.9% किसी के लिए नहीं हुई है, मेरे 122 बूथों पर हुई। किसी के लिए 100% नहीं हुई तो यहाँ 12 हो गए, और 100 से ऊपर तो कभी होती नहीं है। 16 बूथों पर 100 से भी ऊपर हो गए। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ के 1900 बूथों में अधिकतम एक बूथ पे जाके रुक गया मतदान 80। मेरे न्यूनतम 80, 385 बूथ हैं। जीत जाता तो 5वीं बार एमपी होता, सेफई वालों को हराता, तो क्या पता कुछ दे नहीं आता आज आपको। आता तो कुछ देने, देकर ही आता। मैं आपकी सारी बातें भावनात्मक नहीं है, संवैधानिक है। आपने जो जिक्र किया है वो संविधान की अनुच्छेदों का, धाराओं का, सेक्शन का वर्णन करते हुए संशोधनों का किया। एक पढ़ा लिखा आदमी इसको मुकर नहीं सकता, इसलिए मैं सारी बातों से सहमत हूं। इसलिए अपनी तरफ से, चूंकि मैं किसी सरकार में किसी ओहदे पर नहीं कुछ वादा नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर सहमत हूं कि आपकी सारी बातें ठीक हैं। बहुत चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। जीआरपी और आरपीएफ की बहुत चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कई बार लास्ट डली रहती है और तय नहीं हो पाता है कौन क्या करेगा। जिलों में भी ऐसे ही होता है। ये लाल कारपेट अगर एक सड़क है
और इधर एक थाना है, उधर एक थाना है, जिला भी अलग हो सकता है, थाने तो अलग हो ही सकते हैं। और डेड बॉडी बीच में डली है। डीआईजी के ऑफिस तक बदबू आ जाती है, लेकिन पंचायतनामा नहीं भरा जाता है। मैंने कई बार कहा इन लोगों से कि अब तो बदबू आपके ऑफिस तक आ गई है, लेखपाल को ही भेज दो कम से कम। ये कुत्ते की लाश नहीं है, ये एक आदमी की लाश है। कम से कम पंचायतनामा, पोस्टमार्टम करो, नील पर कायम कर लो, बाद में इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा। जो फोर्स पावरलेस होती है उसकी मजाक बहुत उड़ती है। तो बहुत चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, आपके दायरे क्या हैं, उनके दायरे क्या हैं। कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रेल के बारे में लोगों की राय खराब होती जा रही है। जहर खुरानी आपका विषय है या उनका विषय है? अटैची चोरी हो गई है, अब ये आपका विषय है, उनका विषय। गांव के लोग इस बात को नहीं जानते कि केंद्रीय सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है और राज्य सूची क्या है। वो जानते हैं खाकी वर्दी पहनने वाले आप लोग पावरफुल लोग हो, और ये काम हमारा होना चाहिए। जो आपकी एक मांग है कि यह वो था कि डेपुटेशन वाले लोगों को 30 दिन के अंदर चले जाना चाहिए, एक बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने आपकी भर्ती का, मैं कहीं से पढ़ के नहीं आया हूँ, बल्कि मैंने इस गेट पे 4 साहब से पूछा, मैंने कहा बताओ तो यार आप सुनना क्या चाहते हो। तो उन्होंने बस एस्कॉर्ट कुछ कहा, बाकी मैं समझ ही नहीं पाया। अब ये मेरे अपने मौलिक विचार हैं। आपके यहाँ डायरेक्ट सिपाही बनता है, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनता है, एएसआई भी बनता है डायरेक्ट भर्ती नहीं, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर तक जाएगा या आगे जा सकता है। हाँ, और देन सब इंस्पेक्टर बनेगा। देन आपके यहाँ डिप्टी एसपी डायरेक्ट आते होंगे, असिस्टेंट कमांडेंट, देन वो डिप्टी कमांडेंट होते होंगे, फिर कमांडेंट होते होंगे, देन डीआईजी होते होंगे, आईजी होते होंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि जो डीजीआरपीएफ है वो आपके कैडर से कैसे जा पाएगा? डायरेक्ट सीधे यूपीएससी आपका आईपीएस के एसोसिएशन जायज है, वैलिड है, सरकारों को मान्य है, तो ये वाली भी सरकारों को मान्य करनी चाहिए। क्योंकि किसी के विद्रोह की रैंक से नहीं होती है, उसके जज्बात से होती है। मुझे अच्छा लगा आपके बीच में एक नई ऑडियंस को मैंने आज पहली बार देखा है। नहीं तो खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, चार्जशीट। हाँ, मैं शिक्षा पे बोल रहा था। पहले प्रकार की शिक्षा है, बड़ी बढ़िया बात है। शायद मेरा आना इस बात के लिए ठीक हो सकता है कि किसी को जिज्ञासा पैदा हो जाए। ये पहली प्रकार की एजुकेशन है, कैम्ब्रिज हार्वर्ड 100% जॉब प्लेसमेंट। आपके बच्चे भी नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं। दूसरी प्रकार की है देहरादून का दून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, नैनीताल का शेरवुड, ग्वालियर का सिंधिया। मैं भी नहीं पढ़ा पाया हूँ, लेकिन अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप। तीसरी प्रकार की शिक्षा है पीटर्स, पैट्रिक, चार्ल्स, जॉर्जिस, डीपीएस, जीटी गोयनका। आपको अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। अब पैसे का बहाना नहीं चलेगा, पे कमीशन ठीक है, अब ये बहाना नहीं मैं आपका सुनूंगा। ये व्रतशाला जब आपने पहनी ली है तो बच्चों के कंधे पे ये फीती हटनी चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। चौथे प्रकार के स्कूल हैं जो अंग्रेजी नाम रख करके कुछ अधकचरी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। और पांचवें प्रकार के महान विद्यालय शहर के चुंगी के और गांव से आप लोग आए हो जिला परिषद के स्कूल, जिसमें ये सब जिला परिषद वाले तो बैठे। जब हमारे साथ हुआ, बच्चों के साथ मत करो। कक्षा 6 में हमारी अंग्रेजी से पहली मुलाकात हुई है, और बिहार तो हमसे भी पीछे। ये अलग बात है कि वहाँ के मैथिल लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये अलग बात है कि झा लोग इस धरती का सबसे इंटेलिजेंट अगर कोई कौम है तो वो झा लोग हैं। बिहार में मैथिल लोग, इनका खाने का, ये इनमें काला कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई झा आपको काला नहीं देखेगा। गोरे लोग हैं, सुंदर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। विषय से अटक रहा हूँ, लेकिन जिला परिषद के स्कूल सबसे स्कूल हैं जहाँ हम पढ़ के आए, जहाँ कक्षा 6 में हमने अंग्रेजी से मुलाकात करी है। पहली बात तो 7-8 साल में स्कूल गए, नंगे घूमते थे 5 साल तक। घर वाले इतने ईमानदार थे कि जितने साल के थे उतने ही लिखाया, तो इसलिए ओवर एज भी हो गए। इसके बाद 11 साल की या 12 साल की उम्र में अंग्रेजी से मुलाकात हुई,
अब वो आंग्ल भाषा हम पर है हावी होगी या हम उस भाषा पे हावी होंगे। तो ABCD कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कक्षा 6 में हमने पढ़े, 7वीं में दीनू दीपू कुछ लिखना सीखा, 8वीं में काऊ पे निबंध रटते थे, काऊ हैज 4 legs 1 long tail, घर में 10 गैया बंधी थी और गाय पे निबंध रटते थे। ये 5वीं प्रकार की शिक्षा है। जिला परिषद में सब काम होते हैं पढ़ाई के अलावा। यहाँ पर मिड डे मील होता है, यहाँ पोलिंग स्टेशन होता है, यहाँ बारात ठहरती है, जबर आदमी हो तो रिश्तेदार भी वहाँ खटियाट बन जाती है, और जबर हो तो 2 महीने भुस भी भर लेते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। केवल एक काम है जिसमें अपनी हैसियत मिटा दोगे तो आबाद हो जाओगे, वो है गुड क्वालिटी एजुकेशन। अब BSc हमने कर ली, नौकरी करनी है, बिना जनरल नॉलेज की नौकरी लगी कभी? ये IPS IPS, जब IP भी थी तब भी जीके का पेपर था, जब IP थी तब अंग्रेजी का पेपर था। मूर्ख बनाते रहे, अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा। या तो लोहिया का आंदोलन सफल हो जाता 60 के दशक में तो काम चल जाता। अब नोट कर लो, अंग्रेजी के बिना काम चलने वाला नहीं है, इस बात को स्वीकार कर लो। कंप्यूटर के बिना काम चलने वाला और अंग्रेजी के अलावा काम चलने वाला नहीं है। लोहिया ने तब भी कहा था, जिन लोगों पे तीन चीजें रहेंगी वो कभी मर नहीं सकते। एक जिस पे पैसा रहेगा, एक जिस पे जात रहेगी, और एक जिस पर अंग्रेजी रहेगी। अंग्रेजी रुतबे की भाषा है। आई एम डून बॉय, नौकरी लग गई। आई एम शेरवुड बॉय, नौकरी लग गई। शक्ल ठीक हो, टाई लगा लो और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलो, 50,000 रुपए की आपको मार्केट की नौकरी लग जानी है। और ज्यादा साहित्यिक हिंदी और संस्कृत बोलोगे तो पागल घोषित हो जाओगे। मेरा आपसे निवेदन है, गुड क्वालिटी एजुकेशन पर हम ध्यान देंगे। अगर ये मृगशाला खाकी हमने 35 साल के लिए पहन ली है, अगर बच्चे ये पहने तो गस्टेड अफसर से शुरुआत करें, ऐसी मेरी सोच है। जब आपको RPF मेरे ख्याल से ठीक ही जगह पे रहती है, बहुत रिमोट इलाके में तो नहीं रहती है, तो स्कूलिंग ठीक कराइए आप। मुझे लगता है मुझे आज आना, बाकी तो एसोसिएशन को पावर मिलेगी, सशस्त्र बल से आप हटेंगे या नहीं हटेंगे, इन्वेस्टिगेशन की आपको पावर मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन शायद मेरी बात किसी बच्चे होते तो उनमें जिज्ञासा पैदा हो जाए। तरीके 3 ढूंढे हैं। वो पहला तरीका है कि गांव में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। आप लोग जहाँ के रहने वाले हैं, आपके गांव में कोई जगह पीपल का पेड़, पंचायत घर ऐसा है जहाँ शाम को बच्चे जनरल नॉलेज पे चर्चा करते हो? सब लोग गांव के हो? कोई है ऐसी जगह? नहीं है ना? आप जाजू के हो ना? पीछे। अच्छा, सैया के पास के मैं पहचान रहा हूँ किसी को। खैर, क्या आपके गांव में कोई ऐसी जगह है जहां पर शाम को बच्चे जनरल नॉलेज, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, करंट इवेंट्स पे चर्चा करते हो? नहीं है ना? फैमिली को गांव में मत छोड़ देना, इतना याद रखना। मैं आपसे ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बच्चों को गांव में मत छोड़ देना। और जब से ये मोबाइल पहुंचा है, सब नीली पीली फिल्में सब वहां पहुंच गई। पहला तरीका है कि बच्चों को शहर में पढ़ाने की कोशिश करो। शहर में स्कूल तो हैं, गांव में तो स्कूल ही नहीं है। एक 50 गज का प्लॉट लो, लैट्रिन बाथरूम बनाओ, एक बड़ा हॉल बनाओ, घर के सारे बच्चे भेज दो, बड़े बूढ़ों को भेज दो। इसके बाद जब कभी आपके एसोसिएशन में आऊंगा तो आपके किसी बच्चे को मैं माला पहनाऊंगा जो IAS IPS हो जाए, अगर आया मेरे फार्मूले को अपना लिया तो। नंबर 2 तरीका है कि जब 5 साल का बच्चा हो जाए, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक सभी बच्चे समान दिल, फेफड़ा, IQ लेकर के पैदा होते हैं। बाद में गधे, घोड़े और खच्चर स्कूलिंग और घर के वातावरण से बनते हैं। सहमत हैं आप इस बात से? जब 5 साल का बच्चा हो जाए तो उसको गणित और अंग्रेजी की 2 ट्यूशन लगाइए। ये देश का कोई नेता अपने भाषणों में नहीं कहता है। 1000 रुपए में इस आगरा में जो महानगर है, कवाल टाउन है, गणित का टीचर मिल जाएगा और 1000 में अंग्रेजी का मिल जाएगा। 2000 रुपए महीने अगर आपने ट्यूशन पे लगाया तो साल में 24,000 और 12 साल में 2,88,000। किसी का भी बच्चा आज तक पूरी साल ट्यूशन पढ़ा है? गर्मियों में, छुट्टियों में, होली दिवाली नहीं पढ़ा ना?
1000 का आराम से ट्यूटर मिलेगा। गांव में इसको 500 कर दो, इसको छपरा में और उधर बलिया में और बस्ती आजमगढ़ देवरिया बलिया में, यही फिरोजाबाद में 500 कर दो। मैं मैक्सिमम खर्च बता रहा हूँ, 2,88,000 में 12 साल तक आपका बच्चा लगातार गणित पढ़ सकता है। और 12 साल लगातार गणित पढ़ेगा तो क्या गणित नहीं आएगा? 12 साल लगातार अंग्रेजी पढ़ेगा तो क्या अंग्रेजी नहीं आएगी? जिसका गणित अच्छा उसकी फिजिक्स ऑटोमेटिक अच्छी, फिर उसकी केमिस्ट्री अच्छी। ऐसे बच्चे जिन पर आपने 2,88,000 रुपये खर्च कर दिए, ये बच्चे IIT करेंगे वरना ITI करेंगे। दूसरी बात, जब जिसका गणित अच्छा हो जाएगा ये इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे केवल। और 2,88,000 खर्च कर दोगे तो ये नेताओं और मंत्रियों के घर पर सूची में नाम लिखाने के लिए 20 लाख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 लाख खर्च करो, 15 लाख बचाओ। ये दूसरा फार्मूला है। अब आप कहोगे मेरे बच्चे तो 12th में आ गए, ये तो नातियों के लिए फार्मूला है। 12th वालों के लिए भी मैं तीसरा फार्मूला ऐसा लाया हूं, अब बच नहीं पाओगे आप उससे। 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं, एक वो होते हैं क्या नाम, जिस पर फ्री सीट, जिस पर बच्चे मेरिट से आते हैं, और एक होती है पेमेंट सीट, मैनेजमेंट कोटा। ये इतने साल की मेहनत आप किसके लिए कर रहे हो? बाद में GPF किसके लिए? बचा हुआ पैसा किसके लिए? जो आपने प्लॉट खरीदा किसके लिए? जो गांव में बड़ी उन्नति आपने करी है, 2 बीघे खेत खरीदा, वो किसके लिए? ये बच्चे के लिए। अगर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उसका फ्री सीट पे हो गया, तो क्या आप उसको बेरोजगार बनाओगे, शराबी बनाओगे, ओवर एज करोगे, डिप्रेशन में लाओगे? ये जो आपका प्लॉट है ना, मुझे पता है इनमें से कोई नहीं है जिस पे प्लॉट ना हो। जब बेईमानी के ज़्यादा चांस नहीं होते हैं तो तनख्वाह में से पैसे बचाए जाते हैं। आपने बचाया है। अगर आप पर 5 बीघे जमीन है, 10 बीघे जमीन है, 2 बच्चे हैं, तो ये 5-5 बीघे उनके है। अभी उसका भविष्य बनाने के लिए 5 बीघे बेच दो और उसको मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, MBA में, BBA में, BCA में, MCA में, होटल मैनेजमेंट में कराओ। अब उसको आप 5 छोड़ोगे, वो 5 से ऐसा बच्चा 25 बीघे खरीद लेगा, और नहीं तो बेरोजगार 10 से 0 पे कर देगा। कुपात्र को देके जाओगे तो बेकार है, शराबी हो जाएगा, बेच देगा। डॉक्टर नहीं बेचता, कंपाउंडर बेचता है। इसलिए मैं इसमें ये भी हमेशा नहीं, पुलिस की एसोसिएशन की, यूनियन की बातें होनी चाहिए, कभी ये भी बातें होनी चाहिए। इस सम्मेलन में आज प्रस्ताव ये भी होना चाहिए, हम अपनी हैसियत से अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। टमाटर खरीदते हो, बैंगन खरीदते हो तो छांट छांट के देखते हो, और बच्चे का एडमिशन कराते हो तो नहीं देखते हो CBSE है, ICSE है, UP बोर्ड है, अच्छा स्कूल है, खराब बोर्ड स्कूल है। ये हमें ध्यान देना है। दूसरा, ट्यूशन वाला, और शुरू के 2 काम कर लो, अच्छी स्कूलिंग कर लो, ट्यूशन कर लो, तो खेत बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तीसरे फार्मूले की। मुझे लगा मैंने कुछ बातें कही, लेकिन 50 बीघे जमीन वाला उतने फायदे आपने किया है। उन्नति आपने अपने गांव में खेत खरीदे, जिसको आप उन्नति कहते हो, एक मकान जाके बनाया। अब वो मैं नहीं हूँ जो गांव से भाग के आया था, पुलिस में भर्ती हो गया था, मेरे पास माल है। गांव में जरूर एक मकान बनाते हो ढंग का, दिखाने के लिए। गांव में कोई नहीं रहेगा। अब गांव में बच्चे नहीं वहाँ जाना पसंद करेंगे। इसलिए ये 3 वाले फार्मूले, ये तीनों फार्मूले अच्छे हैं। 50 बीघे जमीन वाला उतना मालदार नहीं है जितना लेखपाल है। 200 बीघे जमीन से ज़्यादा तहसीलदार है, और 500 बीघे जमीन से ज़्यादा मालदार SDM है। और कलेक्टर SP की इनकम बता दूंगा तो बेहोश हो जाओगे, बशर्ते वो बेईमान है। मुझे तो कोई ईमानदार मिला नहीं, आपको मिले तो बता देना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपने खेत वेत खरीदे हैं ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। वो जो 2 बीघे 5 बीघे खरीदी है, उसको अभी डॉक्टर बनाने में, मेडिकल कॉलेज में 25 लाख में एडमिशन होता है, हर साल 7 लाख लगते, 60 लाख में MBBS बन जाएगा। वो एक छोटे से प्लॉट के बराबर है। कईयों का आगरा में प्लॉट 200 गज का 60 लाख का डला होगा, लेकिन लड़का बेरोजगार होगा इस प्लॉट को MBBS बनाने में, डॉक्टर बनाने। सबसे बड़ा मैंने पेमेंट तो मैं MBBS का बता रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आदि में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। इसलिए हम अपने आपके बच्चों की ज़मीन, आपके बच्चे के लिए मैं समय से पहले उनको सुपात्र बनाने के लिए, मांगने के लिए आपके बीच में आया हूँ। इस पर भी आप ध्यान देना। मुझे ढेर सारी आपकी शुभकामनाएं। मुझे अच्छा लगा। एक डिसिप्लिन और डिसिप्लिन में बस बाकी बहुत अंतर होता है, लेकिन जब फोर्स की एसोसिएशन हो तो डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन में केवल हेयर लाइन डिस्टेंस होती है।
आपको लोग डेढ़ टांग पे खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। आपको ठेले पे मूंगफली खाना लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। आपकी वर्दी की एक बटन टूटी हुई वो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। सिविलियन कुछ भी करे, तो आपके डिसिप्लिन और डिसिप्लिन में एक हेयर लाइन डिस्टेंस होती है। हम उम्मीद करेंगे कि एसोसिएशन उसका पालन हमेशा करेगी। अंत में दुष्यंत के शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो नहीं बोल सकता क्योंकि सारा टेप हो रहा है, वो इस शेर में है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। और हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। जय आरपीएफ।